के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। आपके निर्देशन में अनेक शोधार्थी समाजशास्त्र और समाज कार्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर महेश जी ने बताया कि आज की हमारी जो ये वेबिनार है वो सशक्त महिला और आत्मनिर्भर समाज के बारे में है। भारत हमेशा से वैदिक काल से महिलाओं का सम्मान करता रहा है। हमारे वेद, हमारे पुराण इस बात को हमेशा कहते रहे हैं और मानते रहे हैं। पाश्चात्य देशों में स्त्री पत्नी को एक वस्तु के रूप में भले देखा जाता हो, लेकिन भारत हमेशा से नारी मातृत्व की संकल्पना पर जीता आया है और आगे बढ़ता आया है। कहा भी गया है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी क्रियाएं सफल नहीं होती हैं, निष्फल होती हैं। वैदिक काल की बात करें, बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं। अनेक वैदिक ऋचाओं की रचना गार्गी, मैत्री आदि ने की। वैदिक काल में स्वयंवर आदि की सुविधा भी हमारी महिलाओं को थी। आगे चल के मध्य काल में कुछ समस्याएं जरूर महिलाओं की स्थिति में आई और उससे उनकी स्थिति में कुछ न कुछ फर्क पड़ा है। वर्तमान समय में जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो भी यह बताती है कि महिलाओं की जो संख्या है वो संख्या निरंतर उसमें कमी आती रही है, आ रही है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। वास्तव में मेरी तो यह मानना है कि नारी शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का प्रवाह है। जिस दिशा में प्रभावित हो जाता है, चमत्कार की धारा का मार्ग वहीं से बन जाता है। शक्ति, मात्र शक्ति किसी परिचय की आवश्यकता उसे नहीं, और न ही उसे अवरुद्ध किया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक ऐसा वातावरण, कुछ ऐसे संसाधन, कुछ ऐसा माहौल उन्हें उपलब्ध कराएं जिससे समुचित दिशा में जो सतत विकास है, सम्यक विकास है उनका, वो सम्यक विकास उनका हो सके। आज जितने भी डेटा हमारे सामने हैं, जितने भी परिणाम हमारे सामने आते हैं, उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में वो आगे हैं। कहते हम जरूर हैं, भारतीय समाज में हम भले कितने आधुनिक हो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है वो आज भी कहीं ना कहीं समाज में विद्यमान है। कहा जाता है कि बोए जाते हैं बेटे पर उगाती है बेटी, खाद पानी बेटों पर फिर भी लहलहाती है बेटी, एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, पढ़ाई करते हैं बेटे पर सफलता पाती हैं बेटियां, दबे मिट्टी में थे जितने अधिक उतने ही अकुर आए, सताए हम गए जितने उतने ही अकुर आए। इन्हीं विविध पक्षों पे आज हमारा ये राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित है, और अब मैं बिल्कुल ज़्यादा समय न लेते हुए अपने माननीय मुख्य वक्ता आशीष भाई साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात करें और हम उनकी बात सुने। धन्यवाद। आदरणीय सक्सेना। धन्यवाद प्रोफेसर राकेश। आई थिंक पहले तो मैं इस कॉलेज, जो कि एक बहुत फेवरेट कॉलेज है, प्रोफेसर महेश शुक्ला जी जो है यहाँ, अखिलेश जी हैं, और कई संदर्भ में हम लोग इस कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं, डिफरेंट इंटरेक्ट किया है हम लोग ने, चाहे वो वाइवा वो से है या फिर एकेडमिक डिस्कोर्स है, दोनों ही संदर्भ में हम लोग कहीं ना कहीं इस कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं। तो बस अफसोस ये है कि शायद हम लोग ऑफलाइन थे, आज ऑनलाइन हो गए हैं तो वो एक थोड़ा सा एक दूरी दे रही है, लेकिन हमें लगता है दिल दिल जो है वो बंदिशें हैं, हम समझते हैं उस तरह से, लेकिन हमेशा जो है एक हॉस्पिटलिटी का जो एक माहौल दिखाई देता है इस कॉलेज में। और मुझे लगता है कि रीवा हमेशा अपने शहर है, और शासकीय ठाकुर रणपत सिंह महाविद्यालय जो है काफी अच्छा एक उसका है, नैक एक्रेडिटेशन के हिसाब से कह लीजिए, एकेडमिक वाइब्रेंसी के हिसाब से कह लीजिए, या फिर जो महेश शुक्ला जी हम देखते हैं हर संडे सैटरडे में हम लोग का एक डिस्कशन या कहीं पर एक पोस्टर में सर दिखाई दे हैं, कोई भी एक्टिविटीज करा रहे होते हैं तो और हम लोग के आईएसएस की जो मेंबरशिप है उसमें भी
एक अच्छा जो आरसी है उसको संभाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना वाइब्रेंट अगर सर्कल है तो इस डिस्कोर्स को डिस्कशन करने में मजा भी आता है। प्रिंसिपल डॉक्टर अर्पिता अवस्थी मैडम जो कि लगता है कि एक बीज बिंदु रही हुई और प्रेरित करती हैं इस तरह की एकेडमिक डिस्कोर्स को। और जाहिर बात है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा की। तो मुझे लगता है कि मैडम एक सशक्त ये कॉलेज या उसकी एक्टिविटीज जो है इतनी सक्षम रूप से दिखाई दे रही हैं। दूसरा जो एक मेरी को पैनलिस्ट है प्रोफेसर संध्या त्रिपाठी, आई थिंक वो भी बहुत अच्छी बातें रखेंगी। कायदे से तो होना ये चाहिए था कि विमेंस फर्स्ट होना चाहिए था, तो शी कुड हैव स्पोकन बिफोर मी, बट डेफिनेटली आई थिंक पहले हैं, बाद में आके संज्ञा मैडम जो है पूरी बात को कवर करेंगी और डिस्कशन करेंगी। तो हम हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मिस करेंगे तो संज्ञा मैडम उसको फिलअप करने का प्रयास करेंगी और उसमें ऐड भी करेंगी। तो ये बात के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जब बात करते हैं सशक्त महिला की, तो जाहिर बात है सशक्त महिला जो है वो हम लोग उसकी बात आज क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग हिस्टोरिकली अगर चीज़ों को देखें, जैसे कि अभी अखिलेश जी किस प्रकार से हम लोग का हिस्टोरिकल जो एक ग्राफ है उसमें महिला को अ, एक देवी के रूप में या डिफरेंट किया जाता था, और धीरे जो है एक डाउनफॉल स्थिति दिखाई देती है, फिर एक राइज है। तो हमें लगता है कि कई डाउन्स हैं, और हम लोग जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक मिशन जो है चलाया जा रहा है उस तरह से, जिसमें कि सशक्त महिला की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि डिफरेंट लेवल्स पर, चाहे वो स्टेट लेवल है या नेशनल लेवल पर इस तरह से किए जा रहे हैं, इसमें सशक्त महिला की एक भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए या कैसे हम लोग सशक्त महिला की बात कर सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमें लगता है बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि सशक्त महिला की बात तो एक तरफ है, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की बात भी कहीं ना कहीं जोड़ी जा रही है। तो मुझे लगता है कि महिला की जो एक स्थिति है वो कितनी कह सकते हैं कि प्रभावशाली है, कि अगर सशक्त महिला है तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकते हैं। और इस नाते मुझे लगता है कि जो टॉपिक की सेंसिबिलिटी है उसके हिसाब से हमें लगता है कि एक समाजशास्त्र दृष्टिकोण से हम लोग किस प्रकार से महिला की बात को रख सकते हैं, मुझे लगता है कि वो महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सशक्त महिला की, लेकिन हम लोग साथ साथ ये भी पाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम समाज को देखते हैं, किस प्रकार की आपकी असमानताएं जो हैं वो समाज में विद्यमान है। खास करके कि अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से आपके डिफरेंट जो इश्यूज हैं, खास करके कि जेंडर का जो कंपोनेंट है हम लोग सब जानते हैं कि वह नेचुरल नहीं है, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। और सोशली कंस्ट्रक्टेड होने के नाते जाहिर बात है कि जो कल्चर ने जिस प्रकार से महिला को रिफ्लेक्ट किया है किसी भी स्टेज में, वो बताता है कि कैसे समाज को देखना चाहता है। खास करके कि जब हम जेंडर की बात करते हैं तो ये एक सोशल पोजीशन है, और पर्सनल ट्रेट जो है उसके हिसाब से कैसे महिला जो है समाज में लोकेट हो सकती है, उसकी बात कहीं ना कहीं दिखाई देती है। दूसरी तरफ जो एक और जो इसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा जो समझना है वो आता है जेंडर टाइपिंग का। हम लोग किस तरह से जेंडर टाइपिंग करें, खास करके कि डिफरेंट मोटिव्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स, किस प्रकार से जो है महिला को एक खास प्रकार की आइडेंटिटी प्रदान करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इसका प्रभाव क्या होगा समाज पर। वर्चुअली हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम लोग जेंडर की बात क्यों रख रहे हैं, वाई वी आर सेइंग कि महिला सशक्त होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि आपकी जो एक असमानता है शहरीकरण के संदर्भ, उसमें असमान वितरण है संपत्ति का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हम लोग करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात हम लोग करते हैं, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस। ये जो आपके तीन चीजें हैं, कि चाहे वो संपत्ति को लेकर हो, चाहे शक्ति को लेकर हो, चाहे वरीयता को लेकर हो, हमें लगता है महिला और पुरुष के बीच में असमानता के वितरण को लेकर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि हम लोग सशक्त महिला का एक जो प्रयास या कैसे उसको हम अंजाम दे सकते हैं, उसकी बात हम लोग कहीं ना कहीं करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एक
दिनचर्या की जिंदगी में देखें, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक लड़का और लड़की के बीच में बचपन से ही जो है एक भेदभाव जो है वो हो जाता है। खास करके कि लड़के को जो है वो एक मैस्कुलिन कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है, जो कि है, एग्रेसिव है, टफ है, डेयरिंग है, डोमिनेंट है। ये प्रकार के लक्षण हैं वो कहीं न कहीं लड़के के साथ दिखाई देते हैं। और जब हम लड़की की बात करते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज जो रिफ्लेक्ट होते हैं फेमिनिन के रूप में, वो है कि वह सॉफ्ट है, इमोशनल है, स्वीट है, सबमिसिव है। इस प्रकार की बातें जो है वो हमें दिखाई देती हैं। तो हमें लगता है कि ये जो एक आपका दृष्टिकोण कहीं न कहीं समाज से ही उत्पन्न होता है। क्योंकि हमने जैसा कहा कि ये जो असमानता है वो प्राकृतिक नहीं है, ये सामाजिक है उस वजह से। और समाज ही कहीं न कहीं उसको किस प्रकार से देखना चाहता है, उसी दृष्टिकोण से कहीं न कहीं चीज़ों को शुरू किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हम लोग के समाजशास्त्र में कई प्रकार के कहते हैं कि दृष्टिकोण है, खास करके हम लोग हिस्टोरी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, उद्विकासीय संदर्भ की बात, जिसमें ये प्रयास किया जाता है कि जैसे महिला के साथ जो है नर्सिंग का एक व्यवहार जुड़ा हुआ था और पुरुष के साथ हंटिंग की बात करी जाती है, तो उसके नाते कहीं न कहीं ये इवोल्यूशनरी क्रिया जैसे-जैसे बढ़ती गई, तो संस्कृति और समाज उसी प्रकार से स्थापित हो गया। और उसी का अंजाम हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से समाज में पुरुष और महिला के बीच की जो स्थिति है या दूरी है वो दिखाई देती है। इसके विपरीत अगर हम लोग प्रक्रियात्मक संदर्भ में बात करते हैं, फंक्शनल पर्सपेक्टिव के रूप में बात करते हैं, हम कहीं न कहीं पाते हैं कि हम लोग महिला और पुरुष के संबंध को एक खास तरीके से देखना चाहते हैं, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी की बात या इमोशनल अफेयर्स फैमिली में किस प्रकार से महिला की भूमिका होनी चाहिए। तो एक सोसाइटल हार्मनी के लिए महिला और पुरुष के बीच के संबंध को कहीं न कहीं देखा जाता है। और इसके चलते हमें लगता है कि कहीं न कहीं एक खास तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। खास करके कि somewhere is talking anyways so कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं कि आपका किस प्रकार से जो है आपका जो एक एक्सप्रेसिवनेस है फंक्शनल पर्सपेक्टिव के रूप में हम लोग उसको देखते हैं और पाते हैं कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव के तहत हम लोग देखते हैं कि महिला का जो एक अपना योगदान है, खास करके चाहे वो टलकट पार्सन्स बात करते हैं, चाहे माइल बात करते हैं, कि किस प्रकार से महिला का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो हारमोनी के लिए है, या कह सकते हैं कि एक यूनिटी जो है समाज में लाने के लिए उसका जो प्रयास है, इसके नाते हम लोग उसके कार्य को देखते हैं। लेकिन महिला जो है इंडिविजुअली क्या है, किस प्रकार से महिला को इंडिविजुअली हम लोग देख सकते हैं एक डिस्टिंक्ट एंटिटी के रूप में, शायद हम लोग उस प्रकार से इस परिप्रेक्ष्य के नाते देखने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं खास करके कि किस प्रकार से जो है ये एक जो दूरी है, या हम लोग जिसमें कहते हैं कि महिला सशक्त क्यों होनी चाहिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो अगर हम लोग एक ऐतिहासिक संदर्भ में चीज को देखें, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री एन ओकले जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके जो महिला की जो स्थिति है ब्रिटिश समाज में है उसको देखने का प्रयास किया। खास करके कि उनका संदर्भ ये था कि कैसे जो है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से महिला की जो स्थिति है उसमें एक परिवर्तन दिखाई देता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि पौराणिक काल में या एंशियंट समाज में जो है महिला की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे महिला विकास के संदर्भ में महिला को देखने का प्रयास किया गया, वैसे भी हम पाते हैं कि महिला की स्थिति थोड़ी सी कम होती गई। हम लोग कह सकते हैं कि उसके ऊपर बंदिशें ज्यादा दिखाई गई। खास करके कि अगर हम लोग जिक्र करें कि आपका माइंडसेट जो लागू किया गया था ब्रिटिश ब्रिटिश काल ब्रिटिश समाज के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं विक्टोरियन आइडियोलॉजी। विक्टोरिया खुद ही एक क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया थी, लेकिन उन्होंने विक्टोरियन आइडियोलॉजी में कहा गया कि विमेन को जो है उनका जो स्थान है वो घर तक सीमित रहे, जो कि महिला फ्री थी। बट विक्टोरियन आइडियोलॉजी ने कहीं ना कहीं कहा कि विमेन्स का जो स्थान है वो घर तक सीमित होना चाहिए। और इसके विपरीत जो आपकी फैक्ट्री है, जो आपका इंडस्ट्रियल सेटअप है, उसमें पुरुष जो है वो उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में देखने की या समझने की जरूरत है। तो वर्चुअली वी कैन से दैट द बैनिंग ऑफ द चाइल्ड लेबर, restriction of employment of women, and the role of women in terms of maintaining the home affairs, that has been done with the pace of industrialization.
और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कहीं ना कहीं क्या किया, सेपरेशन ऑफ मैन फ्रॉम द डेली रूटीन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, और उसके साथ साथ जो है आइसोलेशन ऑफ हाउसवर्क के संदर्भ में पाते हैं कि जो महिला है उसको जो है एक प्राइमरी रोल जो है वो होम केयर टेकिंग या चाइल्ड केयर टेकिंग के संदर्भ में उसको देखा गया। और इसके साथ साथ अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, खास करके कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम लोग पाते हैं कि एंजल्स ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही कि जो महिला का जो सबॉर्डिनेशन है वो बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी के इमरजेंस के दौरान शुरू होता है। सो बेसिकली व्हाट एंजल सेज दैट इट इज फीमेल सबॉर्डिनेशन which is a result of the essence of the private property. So virtually when we have the private property, जब निजी संपत्ति आई तब से हम लोग पाते हैं कि महिला का सबॉर्डिनेशन है वो शुरू हो जाता है। खास करके कि we try to see that women has been seen as an asset in terms of contribution, but also it has been seen that प्रॉपर्टी किसके पास है, कंट्रोल किसके पास है, और उसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा या समझा कि महिला जो है उसको एक खास संदर्भ में देखा गया, और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कंट्रोल प्रॉपर्टी पर किसका है उसके हिसाब से रिलेशंस जो है वो डिसाइड होते हैं। लेकिन ये जो आपका एक चलन है, हमें लगता है कि इसके कई सारे शेड्स हैं जिसको कि हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। खास करके नारीवाद का एक पूरा जो स्वरूप है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म, उसमें जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि एक जो धारा है वो ये है कि लिबरल फेमिनिज्म की है, जो ऐसा नारीवाद जो कि लचीलापन है, जिसमें जिसमें क्या है कि आपके अपने टैलेंट और इंटरेस्ट के हिसाब से जो जैसा बनना चाहे वो बन सकता है, या जैसे फ्रीडम उसको चाहिए वो अपना सकता है। दूसरा जो फेमिनिज्म है वो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है वो कलेक्टिव पर्सनल लिबरेशन की बात करता है कि सामूहिक रूप से जो है पर्सनल लिबरेशन की बात जो है आपके सोशलिस्ट फेमिनिज्म में दिखाई देती है। इसके विपरीत अगर हम रेडिकल फेमिनिज्म की बात करते हैं तो उसमें जो एक आइडिया ऑफ जेंडर है वो हम लोग जेंडर फ्री रेवोल्यूशन की बात को करते हैं कि आपका ऐसा एक स्थिति हो जिसमें कि जेंडर जो है वो सेकेंडरी हो जाए, और एक प्रकार से इगलिटेरियन समाज की बात हम लोग रेडिकल फेमिनिज्म में करते हैं। और इस प्रकार का जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रेरित करता है। जो आज हम लोग सशक्त महिला की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में एक अंडरस्टैंडिंग है कि महिला शायद असशक्त थी, और इसी के कारण हमें उसको सशक्त करने की जरूरत है। ये एक जो थ्योराइजेशन या जो एक थ्रू डेवलपमेंट किस प्रकार से महिला की स्थिति जो है एक खास संदर्भ में स्थापित होती है, और उसी के नाते हम लोग देख पाते हैं कि ये सारी स्थिति कहीं ना कहीं वो होती है कि महिला को सशक्त करने के डिफरेंट आयाम्स क्या क्या हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोग करने की जरूरत है। Now, I think beyond that, if you try to see, basically when we go further in terms of sociological analysis, खास करके कि अगर हम लोग बात करते हैं कि people like Anthony Giddens, who is basically speaking about the structuration theory, और स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के नाते कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि जो जेंडर है वो कैसे एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है, एक एजेंसी के रूप में काम करती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल है उस तरह से, और थ्रू टाइम जो है वो मॉडिफाई हो सकता है। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था कि महिला सशक्त थी, और धीरे धीरे हम लोग पाते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं बंदिशें बढ़ी या विकास जैसे जैसे हुआ, तो उस प्रकार से महिला की जो स्थिति है वो उसमें कंट्रोल उत्पन्न होते हैं। तो ये जो आपकी स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग को मजबूर कर देती हैं सोचने के लिए कि हम लोग महिला को किस संदर्भ में educate कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज अगर हम लोग बात करते हैं, नाउ वी ट्राई टू स्पीक अबाउट इन द पोस्ट मॉडर्न एरा, अगर आधुनिक संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि which are been projected in terms of a body, and they are basically seen in terms of what one can say as a object, और उस नाते कहीं ना कहीं जो है चीजें बिल्कुल दूसरे संदर्भ में चली जाती हैं, जिसमें they are basically जो फूको जो बात करते हैं कि basically the control and the disciplining of the body of the women that has made women to be what you can say less empowered. तो ये जो टीचर ऑफ कंट्रोल किस प्रकार का समाज में अलग अलग समय में रहा था, या किस प्रकार से जो आपकी बॉडी है उसको डिसिप्लिन किया गया, लाइक देयर आर वेरियस वेज फॉर डिसिप्लिन द बॉडी। द ड्रेस कोड फॉर एग्जांपल, आपकी जो ड्रेस कोड है उस प्रकार उसमें किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल को स्थापित कर सकते हैं,
Similarly, the disciplining of the body can be seen in terms of your bodily gesture, or maybe the way you're interacting in a formal setup. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक प्रकार से कंट्रोल को स्थापित करती हैं, और उसके नाते हम लोग कहीं ना कहीं पाते हैं कि हाँ, ये जो व्यवहार है ये महिला का है, या ये व्यवहार जो है पुरुष का होना चाहिए। डिसिप्लिनिंग ऑफ बॉडी की जो वो करते हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि किस प्रकार से जो कंट्रोल है वो डिफरेंट एजेंसीज कैसे स्थापित करते हैं मॉडर्न एरा में, और हिस्टोरिकली हम लोग को देखने की जरूरत है कि हाउ दीज थिंग्स हैव कम इनटू दिस फ्रेमवर्क। नाउ आई थिंक लेट अस ट्राई टू सी फर्दर दैट, जैसा कि अखिलेश जी कह भी रहे थे कि भारतीय संदर्भ में हम लोग के पास कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, पीपल लाइक मैत्री या गार्गी की हम लोग बात करते हैं, या उसकी बात करते हैं हीरोइक लक्ष्मीबाई की बात करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग हिस्टोरिकली सफरिंग ऑफ सीता की बात भी करते हैं, और साथ साथ फेथफुल सावित्री की बात भी करते हैं। तो हमें लगता है कि कई सारे ऐसे शेड्स हैं महिला के जो हिस्टोरिकली दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो केसेस हैं, ये जो आपके आपके नाम हैं, ये कुछ गिने चुने नाम हैं, दे आर नॉट मल्टीपल, दे आर इन दैट सेंस। और ये कहीं ना कहीं हम लोग को एक दूसरे दिशा की ओर कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि हमें इस इन चीजों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। वी शुड हैव मल्टीपल मैत्री, मल्टीपल गार्गी, और फॉर दैट सेक मल्टीपल लक्ष्मीबाई। वो कहीं ना कहीं एक आपकी क्रिएटिव समाज की बात कर सकता है, एंड दैट इज बेसिकली द नीड ऑफ द आवर। हम देख पाते हैं कि इस प्रकार से जो आपका सेक्स रेशियो है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू स्पीक मेनी थिंग्स अबाउट विमेन्स स्टेटस। खास करके हम लोग सब जानते हैं कि एक बहुत जो एक संगीन मुद्दा जो जुड़ा हुआ है सेक्स रेशियो के संदर्भ में, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि बड़े से फीमेल फिटिसाइड की बात करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो गर्ल फिटिसाइड का जो एक इशू है वो किस प्रकार से एक खास प्रकार से महिला को क्राइसिस में डाल देता है। और इसका उदाहरण और इसका परिणाम हम लोग दोनों ही देख पा रहे हैं। खास करके वी हैव स्टेट लाइक हरियाणा, और हरियाणा में जिस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि जो मेल फीमेल रेशियो इतना एडवर्स है दैट समवेयर फॉर गेटिंग द मेल मैरिड दे हैव टू रिलाई ऑन द अदर स्टेट। तो आप ऐसी स्थिति की बात भी देखिए जिसमें कि महिला जो है उसकी क्राइसिस बिकॉज ऑफ द फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि वहां का समाज जो है पुरुष को अगर विवाह करना है तो उसको नेबरिंग स्टेट से महिलाओं को बोरो करना पड़ रहा है उससे से। तो दैट स्पीक्स अबाउट दैट ऑफ द फीमेल इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन जहां पर इक्वलिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, तो किस प्रकार से जो है मेल क्राइसिस में आ जाता है। सो what we have to see is कि when the female is in crisis, I think the men will be in crisis, and that I think is reflected in the different states जहाँ पर इस तरह की स्थितियां जो है उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अगर हम केरला की बात करते हैं, केरला हैज अ परफेक्ट रेशियो ऑफ द सेक्स रेशियो व्हिच बेसिकली स्पीक्स अबाउट दैट हाउ द वुमेन्स आर रेस्पेक्टेड। और हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो एक व्यवस्था है, उसमें एक फ्रीडम जो विमेन को मिली है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी इन द पब्लिक स्फीयर, वो सारी चीजें हम लोग को कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। So that way, I think these instances basically speaks about that it's not the question of the so-called sex ratio. Rather, it speaks about how the society is nurturing the difference between the male and the female. और अगर ये गैप बढ़ता है, जाहिर बात है कि उसके रिपरकेशंस समाज पर तो जनरल पड़ेंगे, बट द काउंटर पार्ट जो है दैट इज अ मेल, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसके परिणाम जो है वो दिखाई देंगे। सो आई थिंक दिस इज बेसिकली व्हाट वन हैज टू सी। इसके साथ साथ हम लोग पाते हैं कि हमारे भारतीय समाज में कई प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं अपार्ट फ्रॉम फीमेल फिटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड। वी हैव द क्वेश्चन ऑफ अब्यूज्ड चाइल्ड। हम लोग बात करते हैं हाउस असमानताएं हैं, खास करके कि खान पान को लेकर, मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर है, कपड़ों को लेकर है। ये जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी इन द हाउसहोल्ड की बात हम लोग करते हैं, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट इशू जिसमें कि हम लोग एक सशक्त महिला की बात करते हैं, उसमें क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। इसके साथ जो है आपका वायलेंस इन द कंजुगल होम, आपका जो एक डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम लोग एक खास बात करते हैं, आई थिंक दैट इज अनदर सेंसिटिव इशू व्हिच इज ट्राइंग टू पुट द वुमेन इन ट्रबल। सेम इज द केस विद द एजिंग पर्सन, स्पेशली एजिंग के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं कि एक महिला एज्ड महिला है,
तो उसको एडजस्टमेंट जो है परिवार में किस प्रकार से डिपेंडेंसी उसकी जो है वो बढ़ जाती है, another sensitive issue which one has to highlight. And I think historically speaking, women की जो एक बात हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम लोग देखें कि जो एक वेव जो उत्पन्न होती है, खास करके द वेव इज बेसिकली मेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन इन जनरल, दैट स्टार्टेड इन 1970s। 1970 के दशक में जो है ये जो वेव है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। बेसिकली वी ट्राई टू सी दैट देयर इज अ रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट, so that was in 1974 we tried to speak about the issue of gender equality। तो टुवर्ड्स इक्वलिटी का जो एक विजन था, जिसको कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस के में जो है स्थापित किया गया था, और टुवर्ड्स इक्वलिटी की बात जो है वो 1974 में करी गई थी। सो दैट इज हाउ वी ट्राई टू सी that the women has been seen what you say equal to men, or there is a proposal from the government of India how to make women at par with men. So I think before 74, let us say, try to speak about. So I think government was not trying to focus upon this particular issue. But I think ऐसा नहीं है उस जैसे कि पूर्णता जो पुराना जो एक इतिहास है, जैसा कि अखिलेश जी ने भी कहा कि हमारे पौराणिक काल में जो है महिला की अच्छी स्थिति थी, लेकिन बीच बीच में कई सारे ऐसे कह सकते हैं कि इंटरवेंशन आए, जिसकी वजह से महिला का जो एक सशक्तिकरण का जो एक मुद्दा है वो हम लोग को दिखाई देता है। खास करके कि हम लोग बात करते हैं अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अम्बेडकर। आई थिंक अम्बेडकर हैड स्पोकन अबाउट, मतलब ही हैज spoken a very important statement. He says, with regard to the upliftment of women, he says that if I have to measure the progress of community by the degree of progress, then we have to see how much the progress of the women has been achieved। कि एक अगर हम लोग किसी समाज में किसी समाज के समुदाय समाज प्रगति के संदर्भ में देखना चाहते हैं, तो हम उसको उस नजर से आंकेंगे कि कैसे जो है आपकी महिला जो है उसकी प्रोग्रेस कैसे हुई है। सो वर्चुअली वी से दैट द डेवलपमेंट ऑफ women basically a reflection of progress of a society। So I think this is how Ambedkar was trying to perceive the status of the women, and I think कहीं ना कहीं उन्होंने कई सारे ऐसे प्रयास भी किए थे हिस्टोरिकली। आई थिंक जो सबसे बड़ी टायरनी जिसके खिलाफ वो लड़े भी थे, जो कि काफी एक विषय रहा था, दैट इज द हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल का जो एक सेंसिटिव मुद्दा था, जो कि महिला के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, that is basically the issue of the right of inheritance and property ownership to women। तो ये जो आपका राइट ऑफ इनहेरिटेंस की बात है, क्योंकि हम लोग का हिंदू कोड में जो मिताक्षरा और दयाभागा जो इश्यूज हैं, वो बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड एस्पेक्ट को ही कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हैं। सो बेसिकली अम्बेडकर वाज ट्राइंग टू क्वेश्चन अपॉन दिस पर्टिकुलर इशू, एंड ही वाज ट्राइंग टू स्पीक अबाउट द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड द प्रॉपर्टी ओनरशिप टू द women long back। एंड दैट बेसिकली स्पीक्स अबाउट हिज कंसर्न फॉर कि कैसे महिला को जो है उत्थान के लिए हम लोग को कह सकते हैं कि एंटी ब्राह्मणिकल स्टांस से उसको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो उन्होंने महार टैंक सत्याग्रह किया था, जो एक प्रोमिनेंट एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट रहा था, तो महार टैंक सत्याग्रह में भी उन्होंने जो है एक जो महिला है उन्होंने उसको कहीं ना कहीं लीड किया था। एंड उन्होंने कहीं ना कहीं एक महिला अखाड़ी फ्रंट है उसको बनाया कि किस प्रकार से महिला को जो है आपके डिफरेंट कैपेसिटीज में किस प्रकार से इन्वॉल्व करना चाहिए पब्लिक स्फीयर्स में। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें लगता है अम्बेडकर ने करी थी, और खास करके ही वाज वेरी मच कंसर्न अबाउट द विमेन्स एजुकेशन। सो दैट वे हमें अगर हिस्टोरिकली भी देखते हैं तो बीच बीच में ऐसे इंटरवेंशंस मिलते हैं 1974 से पहले भी, जिसमें महिलाओं के संदर्भ में कई सारे प्रयास किए गए, जिसके द्वारा महिला जो है वो सशक्त हो सकें डिफरेंट कैपेसिटी में। और मुझे लगता है कि जब हम लोग एक आजाद भारत की बात करते हैं, बेसिकली स्पीक अबाउट I think our culture is for the quality of life in general, but more important is that achievement of freedom। I think अमर्त्य सेन का एक बहुत important कार्य है, he was trying to see development as freedom। उनका एक टाइटल ही है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, कि विकास को हम लोग कैसे देखें जब आजादी के संदर्भ में हम लोग देखें। So basically the freedom for women definitely will speak about the development if you try to
go with the Amartya Sen's understanding. And he was basically speaking about the notion of capability approach. And capability approach में किस प्रकार से महिला के संदर्भ में जो उसके राइट्स हैं, उसके जो एंटाइटलमेंट है, उसको कहीं ना कहीं देने की जरूरत है. इफ वी आर इन अ पोजीशन टू गिव ड्यू रेस्पेक्ट in terms of dignity and entitlement to the women, then we can speak about the real capability approach, which has been highlighted by Amrita Sen. So I think somewhere we try to see that these were some initiatives. इसके साथ साथ हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो लिए गए 1974 के बाद, खास करके कि हम लोग 1980s में अगर हम लोग जब एंटर करते हैं, वी ट्राई टू सी दैट देयर इज अ शिफ्ट व्हिच टुक प्लेस. वी स्टार्टेड विद विमेन इन डेवलपमेंट. हमने शुरुआत करी थी 1980s में विमेन इन डेवलपमेंट के साथ, जिसको हम लोग विट कहते हैं, और धीरे धीरे हम लोग फिर विमेन एंड डेवलपमेंट की तरफ अग्रसित हुए. विमेन इन डेवलपमेंट को हमने देखा किस प्रकार से महिला जो है रिसीविंग एंड पर हैं. दे वर बेसिकली द रेसिपिएंट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट, ऑफ द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड the state was the provider. So women in development was seen in that context. तो एक स्टेज तो ऐसी थी डेवलपमेंट की जिसमें कि महिला को एक रिसीविंग एंड के रूप में देखा गया. दूसरा जो है के संदर्भ में देखा गया, women in development is basically that women can also contribute towards the development. So that was the second phase been visible gradually in terms of not only receivers, but they can also contribute in terms of their active participation in the development process. और हम लोग तीसरा जो स्टेज की बात करते हैं, that is WAD has been replaced now with the GAD, that is gender and development, where we are speaking about the gender sex neutrality with regard to the development. का एक चलन जो स्थापित होता है, खास करके हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो आपका इन द 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 है, उसमें हम लोग पाते हैं कि जो शिफ्ट है बेसिकली वो डेवलपमेंट से एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ता है महिला के संदर्भ में. सो बेसिकली वी ट्राई टू सी दैट इट वाज द 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसमें हम लोग पाते हैं कि सशक्त भारत के सशक्त महिला के संदर्भ में विकास से हटकर सशक्तिकरण की बात जो है महिला के संदर्भ में करी गई. सो इन 1992 onwards we try to speak about the shift of women's understanding from development to empowerment. So that was another important stance. And in the 9th 5 year plan हम लोग कहीं ना कहीं पाते हैं कि there is a question of the full empowerment of women, and 2001 was the year which was called as the women's empowerment year. तो आपका 2001 में हम लोग कहीं ना कहीं विमेन्स एम्पावरमेंट ईयर के रूप में उसको देखने का या समझने का प्रयास करते हैं. तो सशक्त महिला की अगर हम लोग सही मायनों में परिकल्पना करें टेक्निकली या स्टेट ओरिएंटेड या स्टेट स्पॉन्सर्ड संदर्भ में, तो हम लोग पाते हैं कि 2001 का जो वर्ष है उसमें हम लोग सशक्त महिला की बात करते हैं in terms of the varied capacity. So I think we can see the history, we can see the independent India, and how through time from 1970s till 2001 the conditionality of the women has been seen from the different parameters. और उसी के नाते हम लोग पाते हैं कि आपका कई सारे बीच में प्रोविजंस भी आए हैं, खास करके कि वी हैव द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करते हैं, या हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं हम लोग. वी हैव आल्सो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, या हम लोग बात करते हैं कि वी हैव वेरियस प्रोविजंस, बेसिकली नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर वुमेन, या we speak about the Shram Shakti Yojana. So I think there were many instances where we have cases whereby the women has been given the status in terms of various programs. हम लोग बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1990 में, जिन्होंने जो है राष्ट्रीय महिला कोष के बाद योजना की बात करी, और थ्रू टाइम हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आपका डिफरेंट सेक्टर्स में, खास करके 73rd 74th अमेंडमेंट में पावर के शेयरिंग के संदर्भ में महिला को देख किया गया. और इसके साथ साथ एमजी-नरेगा की जो हम लोग बात करते हैं उसमें टुवर्ड्स वर्क की बात जो है महिला के संदर्भ में देखी जाती है. सो आई थिंक देयर वर सर्टेन हैव बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल्स, और किस प्रकार से महिला को जो कहीं कई सारे इंटरवेंशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जो है उसको अपनाया गया. अभी जो रिसेंट की बात करते हैं,
That is basically we try to speak about the important change which took place. Speaking about the sexual harassment of the women at the workplace, और उसके संदर्भ में जो है आपके डिफरेंट बिल्स जो इंट्रोड्यूस किए थे. So virtually we try to see that it started in 2004 with the sexual harassment of women at the work, prevention and redressal. और बाद में जो है 2013 में हम लोग पाते हैं कि we have the sexual harassment of women at workplace and prohibition and redressal act that came in 2013. So I think it was a long that how we could make into society और empowerment की जो बात हम लोग ने करी. Basically we have to which is not the question of power over, but हम लोग को से देखना चाहिए मेकिंग. सो कहीं ना कहीं जो एक शिफ्ट है वो शिफ्ट बेसिकली तब होगा जबकि हम लोग पाएंगे कि महिला जो है वो पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में भी हम लोग उसको देख सकें. जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हम लोग करते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म जिसके द्वारा डिसीजन मेकिंग जो है वो महिला के हाथ में कुछ हद तक इकोनॉमिक डिसीजन जो है उसको कहीं ना कहीं प्रेरित किया. आई थिंक लॉट मेनी स्टडीज आर देयर which tries to speak about the concern for women, either it's the Naila Kabir, Kamla Bhasin, for that sake. We have basically the people who speak about the women's position at various level. और हम लोग को अगर देखें ध्यान से तो एम्पावरमेंट को कई सारे आयामों में देखने की जरूरत है. जो सशक्तिकरण की बात हम लोग कर रहे हैं उस जैसे तो एक तो साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की जरूरत है, खास करके कि द सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी जो है महिला की उसको किस प्रकार से आंका जाए या देखा जाए. क्रिएटिंग हर ओन स्पेस इन द सोसाइटी, उसका अपना एक स्पेस that is going to be important. So it has a psychological dimension. Then it also has a cultural dimension, basically in terms of redefining the gender rules. कि आप जेंडर रूल्स को फिर से पुनः डिफाइन करिए, तो संस्कृति को बदलने की जरूरत है. वी हैव टू सी द कल्चर डिफरेंटली, जिसमें कि जेंडर रूल्स या उसकी जो नॉर्म्स हैं उसको कहीं ना कहीं कैसे बदला जा सकता है. सिमिलरली सामाजिक संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट, वी हैव टू सी दैट द लीडरशिप इन द कम्युनिटी एक्शन, उसमें महिला जो है किस प्रकार से लीड ले सके and how they can be seen as what I can say contributing with regard to the leadership. That is going to be important. इकोनॉमिक की हम बात कर चुके हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात है जिसमें इनकम सिक्योरिटी की बात है, या सब जो है आपका एमजी नरेगा है जिसमें बेसिकली इनकम सिक्योरिटी की बात है. बट मोर इम्पोर्टेंट इज दैट ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट, ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. कि प्रोडक्टिव एसेट के ऊपर उनका स्वामित्व जो है वो कितना हम लोग देख पाते हैं. दैट इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट इशू. और पॉलिटिकल में जैसा हमने कहा भी, पार्टिसिपेशन इन द लोकल इंस्टीट्यूशन इज नॉट इनफ. वी हैव टू सी कि किस प्रकार से वह निगोशिएटिंग पोजीशन में हो पॉलिटिकल पावर के, बार्गेन पावर स्टेटस उनका क्या है, और एक्सेस टू द पॉलिटिकल पावर. Access to the political power is going to be an important issue. So I think somewhere we have to see that if these are the initiatives which we have to see, then we can basically speak about the concern for women. और हमें लगता है कि अगर ये प्रयास सही रूप से किए जाए तो हम लोग एक सशक्त भारत की बात कर सकते हैं. खास करके सशक्त जो भारत है या आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, बेसिकली वी ट्राई टू सी जो आत्मनिर्भरता का जो एक मूल मंत्र जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, बेसिकली हिज कंसर्न इज दैट रिलायंस ऑन वंस ओन एफर्ट एंड एबिलिटीज, कि किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर के संदर्भ में हम लोग ऐसी आत्मनिर्भरता की बात करें जिसमें कि हम अपने स्वयं के जो अपने प्रयास हैं और क्षमताएं हैं उसको कहीं ना कहीं हम लोग आंकें और उसके हिसाब से जो है एक फोर्स के रूप में जो है उसको इस्तेमाल किया जाए. सो इट्स बेसिकली इंडिपेंडेंटली. It is basically the question of having one's own goal, bravely striving for that. Utility अपने प्रयास के द्वारा किस प्रकार से चीजों को आप हासिल करना चाहते हैं, that is going to be important. So we have, what I can say, the inner confidence. We have to have making of our own decisions, and we have to also
recognize and manage the dependency with regard to the others, that is going to be more important. So the sort of Atmanirbharta has to be seen with regard to the self-acceptance, self-passion, and that is where we have to see the whole strength. और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इस प्रकार का जो प्रयास आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में किया गया है, खास करके सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो बात करी गई है, महिला जो है उसमें किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है, इट्स बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ एनहांसिंग द स्किल्स। क्योंकि हम लोग पाते हैं कि जो महिला के जो कौशल है उसको बहुत सक्सेसफुली जो है लॉन्च नहीं किया गया। बेसिकली हम लोग जैसे बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की या हार्ड स्किल्स की, तो सॉफ्ट स्किल्स में उनकी लीडरशिप कैपेबिलिटी एनहांस करने की जरूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, इंटीग्रिटी, टाइम मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी टॉट एट द डिफरेंट लेवल्स। और हार्ड स्किल्स के रूप में उनको जो एक ट्रेनिंग है, या हम लोग कह सकते हैं कि उनको एक खास जो विधा में उनकी काबिलियत उसको दर्शाया जाए। आई थिंक ये सारी जो इश्यूज हैं वो हमें लगता है, आई थिंक देयर आर मेनी इंस्टांसेस where we try to see that women are to be seen in the higher education, और देयर इज अ वर्क बाय करुणा चनाना, और करुणा चनाना बताते हैं कि किस प्रकार से महिला का जो है कहीं ना कहीं जो है कम हो गया है वैसे। सो आई थिंक दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव, I think I can see that since time may not permit, because other speakers are also there. So quickly I will just try to bind up my things. और हमारा प्रयास यही है कि किस प्रकार से हम लोग सशक्त महिला की जो बात कर रहे हैं, तो सशक्त महिला के संदर्भ में प्रयास और करने की जरूरत है। खास करके कि अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है हम लोग को, पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है हम लोग को, एंड वी आल्सो नीड द सोशल, द सिविल, what you can say, civil society initiatives from the women। तो ये प्रयास अगर हम लोग करते हैं तो हमें लगता है कि we can think of and the vibrant India। So with that, बिल्कुल I बताया will चल just रहा stop है here, and maybe से during हमारी। the discussion, I will try to intervene further if I am allowed। धन्यवाद। हेलो। Akhilesh ji, I have, हाँ, जी, हेलो। धन्यवाद डॉक्टर सक्सेना, बहुत ही बढ़िया एक समग्र दृष्टिकोण से आपने अपनी बात को रखा। और वास्तव में आवश्यकता इसी बात की है कि हम सशक्त भारत कब बना सकते हैं, जब सभी आयामों से, सभी दृष्टिकोण से सोचेंगे, समझेंगे और मानसिकता को बदलने का प्रयास करेंगे। तब जाकर के हम एक सशक्त भारत महिला सशक्तिकरण के साथ निर्मित कर सकते हैं। आपने समग्र रूप में कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, पार्सन्स, दुर्खीम, विक्टोरियल आइडियोलॉजी, संघर्ष परिप्रेक्ष्य, निजी संपत्ति, नारीवाद का स्वरूप, लिबरल व्यू, सोशलिस्ट व्यू, रेडिकल फेमिनिज्म आदि की बात को करते हुए एक समग्र जो विश्लेषण था वो आपने प्रस्तुत किया। इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा कि आपने कहा, और ये बात बिल्कुल सत्य है, किसी भी समाज की प्रगति या किसी भी समाज के विकास को जांचने या मापने का तरीका वहाँ का महिला सशक्तिकरण है। और जब तक वास्तविक रूप में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक ये बातें बेमानी रहेंगी। आपने 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात की, पंचायती राज की बात की। बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। शुरू में पंचायती राज के चुनाव हुए, महिला सरपंच आदि चुन के आई, उनको रबर स्टाम्प कहा गया, पति या भाई उनके नाम से काम करते थे। लेकिन अब जो नया परिप्रेक्ष्य पंचायती राज का है उसमें महिलाएं सशक्त हुई हैं, वो अपने निर्णय ले रही हैं, योजनाओं का निर्माण कर रही हैं और किस तरीके से उन्हें अपने गांव का विकास करना है ये वो समझ रही हैं। तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो आ रहा है। आपने व्यवहार में नियंत्रण की बात कही। आज हम कितने भी पढ़े लिख लिए हों, किस भी समाज में आ गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में
लड़के और लड़की को ले करके, चाहे वो ड्रेस कोड की बात हो, चाहे खान पान की बात हो, चाहे कहीं आने जाने की बात हो, इसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखती हैं। आपने सेक्स रेशियो की बात की, और बिल्कुल सही आपने कहा कि हरियाणा जैसा राज्य जहां आर्थिक प्रगति ज़्यादा है, वहाँ सबसे कम, हिंदुस्तान का सबसे कम सेक्स रेशियो 879 879 पाया गया है विश्व 11 की जनगणना में। और केरल, केरल का आपने उदाहरण दिया, भारत में सर्वाधिक 1084 सेक्स रेशियो पाया गया। तो केरल में 1084 क्यों पाया गया, इसकी व्याख्या आपने एक अच्छे समग्र तरीके से प्रस्तुत की कि वहाँ की संस्कृति को देखा जाए। और वहाँ की संस्कृति को जब हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और गहराई से विवेचना करने का प्रश्न करते हैं, तो ये देखते हैं कि वहाँ लड़के और लड़कियों के व्यवहार में, उनकी क्रियाविधि में परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता है। जिस तरीके से लड़का कार्य करता है, उस तरीके से लड़की भी काम कर रही है। आपने भ्रूण हत्या की बात की, आपने महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध की भी बात की। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े हमें ये बताते हैं कि दिन प्रतिदिन जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है। आपने लोकल एंड स्पेसिफिक लॉज, विशिष्ट अधिनियमों की बात की, पंचवर्षीय योजनाओं की बात की, राष्ट्रीय योजनाओं की बात की, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय कोष की बात की, और एक समग्र दृष्टिकोण आपने प्रस्तुत किया। और अंत में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपके इस उद्बोधन से हम लोगों को यह समझ में आया है कि आज समय की मांग है कि हम मानसिकता बदलें। आज नारी सशक्तिकरण एक सामाजिक सवाल है, और इस सामाजिक सवाल को हम सबको मिलके हल करना पड़ेगा, तभी हम एक सशक्त भारत की संकल्पना को पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और अब मैं हमारी विशिष्ट वक्ता डॉक्टर संज्ञा त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर संज्ञा त्रिपाठी। संज्ञा जी, मेरी आवाज आ रही है? यस। को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम जी जी जी, मेरी आवाज आ रही? ओके। हाँ, संज्ञा जी आ रही। आदरणीय डॉक्टर मैं क्लेश लोग को आप जी के लिए अच्छा विषय का चुनाव किया, सशक्त महिला और आत्मनिर्भर समाज, जो कि जैसा कि आशीष सर कुछ संज्ञा जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। अगर लिंक ज्यादा नहीं आ रही हो तो फिर वीडियो ऑफ कर दीजिए और फिर वैसे बोलिए। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज, वॉइस में जो है फ्लक्चुएशन है। सर अभी आवाज आ रही है? अब बढ़िया, अब अच्छी है। वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ, अब बोलिए। ओके ओके सर, मैं फिर से शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर अर्पिता अवस्थी मैम, प्रोफेसर आशीष सक्सेना सर तथा डॉक्टर अखिलेश शुक्ल सर को मेरा प्रणाम करती हूँ, और साथ ही मैं बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसा विषय इन्होंने चुना कि सशक्त महिला और आत्मनिर्भर समाज। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सर ने मुझे विशिष्ट वक्ता के रूप में मेरा चयन किया। मैं अभी बहुत ही जूनियर हूँ आप लोगों से, और अभी मुझे हार्डली 7 इयर्स हुए हैं अपने करियर को स्टार्ट किए। बट मैं जो एक चीज कहना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर सशक्त महिला और आत्मनिर्भर भारत, आशीष सर ने सारे जितने भी पर्सपेक्टिव थे सब कुछ उन्होंने कवर कर दिया। मतलब और कुछ भी नहीं है बताने के लिए। इतना अच्छा, मुझे बहुत बहुत लर्निंग हुई सर के लेक्चर से। आई हैव लर्न सो मच। अब अगर मेरे पास बहुत कुछ है नहीं कहने को, बट मैं अपना जो अनुभव है वो उसके आधार पर कुछ जो मेरी सोच है, जो कुछ मेरे अनुभव है, उससे मैं कुछ कह सकती हूँ। अब जैसे अगर हम बात करें कि
महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत होती है, कई सारे सेमिनार का आयोजन किया जाता है, चर्चाएं बहुत होती है, पर रियली में क्या उनको जो सशक्त है, जैसा आशीष सर ने भी कहा कि सही बात है कि उनको सशक्तिकरण उनका हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे अगर महिला सशक्त है तो समाज सशक्त है, समाज आत्मनिर्भर है। अगर हम कहते हैं कि एक महिला अगर पढ़ती है तो वो पूरा परिवार पढ़ता है, तो क्या सच में इस चीज को लोग मानते हैं? महिला की सशक्तिकरण, बहुत सारे कानून बने, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बना, बट क्या सच में इतने कानून हमारे देश में लागू हो पा रहे हैं सही तरीके से? महिलाओं को घर से ही सशक्त करने की जरूरत है। इसमें मुझे स्वामी विवेकानंद जी का बहुत अच्छा विचार, एक मैंने कल ऐसी पढ़ रही थी, मैं प्रिपरेशन कर रही थी कि मैं क्या बोलूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके जो विचार थे कि अगर आप अपनी महिलाओं की स्थिति सुधारेंगे तभी आपकी कल्याण की उम्मीद की जा सकती है, अन्यथा आप उतने ही पिछड़े हो जाएंगे जितने आप अभी हैं। तो जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी, समाज का आत्मनिर्भर होना बहुत मुश्किल है। हम भारत एक ऐसा देश है जहां पर महिलाएं अब हर एक क्षेत्र में आगे हो गई हैं, ऐसे भी क्षेत्र में आगे हो गई हैं जिसमें एक समय में केवल पुरुषों का ही एकाधिकार था। आप आर्मी देख लीजिए, पुलिस देख लीजिए, अंतरिक्ष तक में सब जगह महिलाओं का ने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ऐसा वर्ग है महिलाओं का जो घर से ही सशक्त नहीं है, उनको पोषण आहार नहीं मिल रहा है। सरकार ने बहुत सारे कानून बना दिए, बहुत सारी योजनाएं लागू कर दी, जननी सुरक्षा योजनाएं लागू कर दी, किशोरी शक्ति योजना लागू कर दी, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए की हैं, पर वो चीज घर से ही उनको नहीं मिल पा रही है। आशीष सर ने कहा कि हम क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि महिला सशक्त नहीं है। तो ये जो सशक्तिकरण है, मुझे लगता है इसको घर से शुरू करना पड़ेगा। जब हम घर से शुरू करेंगे तभी महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। अगर महिला सशक्तिकरण के डायमेंशंस की हम बात करें तो बहुत सारे उनके जो आयाम है, महिला सशक्तिकरण के आयाम है। आप अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो क्या वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय ले सकती हैं? अभी भी आप स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय नहीं ले पाती। या फिर अगर हम बात करें घरेलू क्षेत्र में या उससे बाहर उनकी गतिशीलता है, परिवार या रिश्तेदारों के घर जाना है, या अगर आपके घर में अगर कोई युवा लड़की है तो अगर उसे अपने मित्र के यहाँ जाना है रुकने के लिए, या उसके अपनी जो आजीविका का निर्णय लेना है, या मासिक धर्म स्वच्छता हो गई, मासिक धर्म स्वास्थ्य हो गया, सेरोगेसी हो गया, गर्भपात संबंधी, इन सब में उनके निर्णय को बिल्कुल ही नहीं माना जाता है, या उनका निर्णय समझ लीजिए आप नगण्य माना जाता है। जो उनकी चीजें, जो उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स उनको नहीं मिल रहे हैं कि कब उनको बच्चों में गैप करना है, उन्हें गर्भपात कराना है, हर चीज के लिए महिलाओं को अभी भी अधिकार नहीं मिला। कानून ने अधिकार दे दिया है मगर वो अधिकार उन तक पहुंच नहीं पा रहे। तो सशक्त महिला, कुछ वर्ग हम कह सकते हैं सशक्त है, जो बहुत सशक्त है, लेकिन अभी भी अगर हम मेजॉरिटी ऑफ फीमेल की बात करें तो सशक्तिकरण नहीं है। और अगर हम बात करते हैं अन्य जो आयाम है महिला सशक्तिकरण के, अगर हम पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पे बात करें उनका, अगर हम करियर की बात करें, उनकी शिक्षा की बात करें, या अगर उनके बच्चों करें, विवाह संबंधी है, परिवार नियोजन है, जो खर्च है, उन सब में उनके जो डिसीजन है उसको नहीं माना जाता। ये वो सेकेंडरी पोजीशन पे रहती है, वो हर सारे डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे परिधान की बात की जाए या मित्र विचार शैली व्यवहार, ये सब में उनको कंट्रोल किया जाता है।
सारी चीजों में। अगर आप जोर से हंस रहे हैं तो आप फीमेल हैं तो आप जोर से हंस नहीं सकते। तो आप घर से ही उनका जो सशक्तिकरण है उसको घर से ही उनको पीछे लाया जाता है। आप घर में ही उनको बड़ा किया जाता है, तब से ही उनको सिखाया जाता है कि आप महिला है तो आपकी ये लिमिटेशन है, आपको हम कंट्रोल करके रखेंगे, जो धीरे धीरे उनके स्वभाव में कहीं ना कहीं आत्मसात हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर एक महिला घर में है और अगर उस घर का उसका पति अगर उसके घर में उसके वो बैठी है, अगर वो खाना बनाने लगे, किचन में काम करने लगे, तो वो महिला स्वयं उठ करके आएगी, कहेगी नहीं हम कर लेते हैं, चाहे वो कितनी भी बीमार हो। क्यों? क्योंकि उसके मन में अंदर से ही, घर से ही वो चीज डाल दी गई है कि नहीं ये आपका ही काम है। जो सर ने कहा, आशीष सर ने कहा कि जो रोल है, जेंडर रोल है, उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। पर्टिकुलर जेंडर रिलेटेड रोल्स को डिसाइड कर दिया गया है। तो इन सब चीजों को बदलाव की बहुत जरूरत है। अगर दहेज प्रथा की बात करते हैं, हम एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे हमारे देश में अभी भी जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से बना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जो महिला है वो खुद एग्री कर जाती है कि दहेज देकर के शादी हो जाए, डाउरी देकर के शादी हो जाए, और लोग एकदम बिल्कुल ही सामने से मांगते हैं। डर नहीं है। इस कानून का डर क्यों नहीं है? क्योंकि लोग समाज के डर की वजह से इस चीज के लिए आवाज नहीं उठा रहे। तो गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिया, सोशल एक्शन तो हो गया, बट क्या इसका इम्प्लीमेंशन सही तरीके से हो रहा है? हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बहुत देर से बना, लेकिन बना 2005 में, लागू हुआ 2006 में। उसके बाद भी अगर आप उसमें देखेंगे तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस डिस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट। फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, इकोनॉमिकल वायलेंस। अगर हम मेंटल वायलेंस की बात करें तो एक संबंधित कोई नाम दे देना भी एक ह्यूमिलिएशन भी किसी महिला का, कि अगर सब मान लीजिए कि 4 लोग बैठे हैं, अगर वो चाय बना करके लाती है और उसमें चीनी कम है तो उसके लिए भी उसके ऊपर हंस देना, उसको ह्यूमिलिएट कर देना, वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। लेकिन महिलाएं उसको सहती हैं और वो सहते 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 वो एक आदत का रूप ले लेती है। तो कानून में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इतनी डिटेल में दिया हुआ है, चाहे सेक्सुअल वायलेंस है, इकोनॉमिकल वायलेंस है। आज हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि जो वर्किंग वुमेन है वो बहुत सशक्त होगी। हम देख रहे हैं कि वो कार चला रही है, कार चला करके जा रही है, या मुंबई में आप देखें लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए काम पर वो निकल रही है, तो हमें लगता है वो 4 पैसे कमा रही है, मीन्स शी इज वेरी एम्पावर्ड। बट अगर उस महिला से बात करेंगे तो अभी भी हमारे देश की अगर हम बात करें तो वो एम्पावर्ड नहीं है। कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, स्पेशली इकोनॉमिकल वायलेंस। जो वो अर्न करती है उस पर उसका वो अधिकार नहीं होता है, और वो उस अधिकार को मांगती भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको दबाया गया है उसके घर से। जब उसका पालन पोषण हुआ है, जब उसके माता पिता ने उसका पालन पोषण किया है, तब से ही उसको बिल्कुल सप्रेस करके दबा करके रखा गया। अगर हम लोग सोशल वर्क की बात करें तो सोशल एक्शन के कुछ मॉडल्स है, जिसमें पाओलो फेरर ने सप्रेस्ड और सप्रेशर की जो दो उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक दबते हैं एक दबाते हैं, और दोनों अनअवेयर होते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। तो जरूरी है कि उनको अवेयर किया जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर से ही महिलाओं को जागरूक किया जाए कि ये लीगल राइट्स तो बहुत दूर की बात है, लीगल राइट्स तो बहुत सारे बने, अगर जननी सुरक्षा योजना भी बनी है, लेकिन आज भी जन्म देते वक्त महिलाएं मर रही हैं। घर में उनका इंस्टीट्यूशन डिलीवरी की बात होती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे घर में डिलीवरी को ज्यादा लोग अभी भी घर में प्रसव को महत्व देते हैं, जिसके कारण उनकी जान चली जाती है। तो ये सारी चीजें जो है, लोगों की जो समाज की जो माइंडसेट है, जो स्टीरियोटाइप है, जो टैबू है, उसको बदलने की जरूरत है। कितने भी गवर्नमेंट कानून बना देगी, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंशन, उसका उपयोग वही महिलाएं कर पाएंगी जो जागरूक है।
कामकाजी महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि अब वो आर्थिक रूप से सशक्त है, तो वो जरूरी नहीं कि वो सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से भी सशक्त हो। ये कोई आवश्यक नहीं होता, दूर से दिखता है कि वो सशक्त है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं होती। आप देखेंगे भारत वो ऐसी जगह है जहाँ पे जब नवरात्रि आती है तो छोटी छोटी लड़कियों को पूजा जाता है, ये सबको पता है। लेकिन भ्रूण हत्या में भी हम लोग पीछे नहीं रहते, उनको पवित्र दर्जा दिया जाता है। लेकिन मंदिर में भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर उनको प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। अगर उनके मासिक धर्म चल रहे हो, जो कि मातृत्व का के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस समय उनको बिल्कुल अपवित्र समझा जाता है। उसको धर्म से जोड़ते हैं, उसको अन्य चीजों से जोड़ते हैं, और जहां पर उनको देखभाल की जरूरत होती है उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो दूसरी तरफ ये विरोधाभास आपको भारत में देखने को मिलेगा जरूर। भारत में समाज में अगर आप देखें तो गृह निर्माता या स्वास्थ्य क्षेत्र में देखभाल के रूप में आप नर्स देखेंगे, फीमेल नर्स आपको दिख जाएंगी, मगर जब उन महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की बात आती है तो वो बिल्कुल ही अनदेखा किया जाता है। अगर लड़कों की तुलना में आप देखेंगे, लड़कियों का आप कभी भी रिजल्ट देखेंगे तो परसेंटेज ऊपर होता है, लेकिन शिक्षा में अभी भी हमारे मैक्सिमम जो राज्य है उसमें महिलाएं पीछे हैं। और अगर वर्क प्लेस की हम बात करें, महिला सशक्त है, पर क्या वो सच में आत्मनिर्भर है? अगर वो आत्मनिर्भर है तभी समाज आत्मनिर्भर होगा। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो क्या वर्क प्लेस में भी वेतन में आप देखेंगे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1972 में बना, एक कानून बना जिसमें कि महिलाओं के वेतन में भेद ना किया जाए। लेकिन अभी भी आप अनऑर्गेनाइज्ड अगर लेबरर्स की बात करेंगे, देखेंगे तो जो फीमेल लेबर होती हैं उनको कम मिलता है एक दिन का जो मजदूरी है, और जो मेल होते हैं मजदूर, जो पुरुष मजदूर होते हैं, उनको वेतन, उनको जो मजदूरी है उस दिन की ज्यादा मिलती है। तो अभी भी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बन गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। और अगर बात करें भी वर्क प्लेसेस, जो ऑर्गेनाइज्ड, जो फीमेल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, क्या वहां पर उनको शिशु सदन या जिसको हम क्रेच कहते हैं, डे केयर सेंटर कहते हैं, क्या वो फैसिलिटीज उनको प्रॉपर मिल पा रही है? हर जगह पर डे केयर सेंटर या अगर सेंटर से क्रेच की फैसिलिटीज नहीं है। अगर एक महिला को बच्चा होता है और अगर वो वर्किंग है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि उस बच्चे को कैसे छोड़ करके वो काम पर जाएगी, क्योंकि मैटरनिटी लीव केवल 6 महीने की है। अब गवर्नमेंट ने कुछ समय से चाइल्ड केयर लीव जो 2 साल तक का है, अपने करियर में कभी भी ले सकते, वो एक सुविधा दे दी है। लेकिन चाइल्ड केयर लीव भी राइट नहीं है, वो गवर्नमेंट दे भी सकती है, वो इंस्टीट्यूशन दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, डिपेंड करता है। तो वो क्या फैसिलिटीज उनको सशक्त बनाने के लिए दिया जा रहा है? उसके अलावा सर ने जैसा बताया कि कार्यस्थल पे जो वायलेंस है, जो सेक्सुअल वायलेंस, उसके लिए भी कानून बना, लेकिन अभी भी ये कानून का इम्प्लीमेंशन, या लोग जागरूक नहीं है, या इस कानून का इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं जब तक नहीं खत्म होंगी, जब तक ये विरोधाभास नहीं खत्म होगा, तब तक महिला न सशक्त होगी न आत्मनिर्भर होगा समाज। अभी भी अगर आप समझ लीजिए, हमारे भारत देश में महिलाएं प्रधानमंत्री भी बनी है, राष्ट्रपति भी बनी है, मुख्यमंत्री भी बनी है, और हमारे यहाँ तो हमारे विश्वविद्यालय में जो कुलपति है वो भी एक महिला है। लेकिन क्या जो महिला का जो नेतृत्व है उसको पुरुष क्या स्वीकार करता है? कई बार ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है, देखा है, लोग कहते हैं कि अरे वो महिला है, वो क्या नेतृत्व कर पाएंगी, वो क्या संभाल पाएंगी, उनको कम आंका जाता है। तो जब तक जो समाज के लोग हैं वो अपने विचारों में नहीं बदलाव लाएंगे, मैं केवल ये नहीं कह रही कि केवल पुरुष अपने विचार में बदलाव लाए, महिलाएं भी जब तक अपने विचार में नहीं बदलाव लाएंगी, तब तक समाज का विकास होना, समाज का आत्मनिर्भर होना या महिलाओं का सशक्त होना असंभव है। तो अभी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्य के साथ सुना,
थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष सर, अखिलेश सर और आयोजन समिति, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उन्होंने मौका दिया और इतना धैर्य के साथ सुना। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर संज्ञा। और आपकी बात मेरे ख्याल से मुझे और जितने लोग आपको सुन रहे हैं सबके दिल को छू गई है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। गायत्री शक्तिपीठ का एक स्लोगन भी है, खुद बदलेंगे युग बदलेगा। बात खूब हुई, खूब बड़ी बड़ी बातें हैं, खूब बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, खूब बड़े बड़े कानून हैं, लेकिन क्या इन कानूनों को या विशेष अधिनियमों को, जैसे आपने दहेज और पारिवारिक हिंसा और बहुत सारे अधिनियमों की बात की, प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि क्या इन कानूनों को हमने आत्मार्पित किया है? इतने साल आज़ादी के हो गए, इतने साल संविधान को बने हुए, तो जब तक भारतीय जनमानस संविधान की व्यवस्थाओं को, मूलभूत कानूनों को, स्थानीय और विशिष्ट जो अधिनियम बने हुए हैं उन अधिनियमों को आत्मार्पित नहीं करेगा मन से, तब तक ये सामाजिक परिवर्तन हमको उस गति में देखने को नहीं मिलेंगे जिस गति में हमें वो परिवर्तन चाहिए। आपने बिल्कुल सही बताया। मैंने आज भी स्थिति ये है, आंकड़े देखने में शर्म लगता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो की मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि हर 3 मिनट में एक महिला किसी न किसी अपराध के शिकार हो रही। हर हिंदुस्तान में हर 77 मिनट में एक दहेज हत्या, डॉवरी डेथ हो रही है। 2.9 मिनट में एक दुराचार की घटना देश में हो रही है। हर 16 मिनट में एक महिला की हत्या हो रही है। हर 23 मिनट में एक यौन उत्पीड़न, यौन अत्याचार हो रहा है। इसीलिए बिटिया कहती है, अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो। बहुत अच्छा संज्ञा जी, आपने बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ों को सबके सामने रखा है। और जब तक हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, निर्णय में परिवर्तन नहीं लाएंगे, मानसिकता में परिवर्तन नहीं लाएंगे, सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम सशक्त महिला और सशक्त भारत की संकल्पना को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब मैं अन्य वक्ताओं को भी सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें और इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। अन्य वक्ताओं से मेरा आग्रह है कि जो अपने विचार रखना चाहते हैं वो अपने विचार रखें और एक वैचारिक विमर्श हो। आशीष, आप मेरे को सुन रहे हैं? यस सर। अरे हमारे बीच डॉक्टर राजीव गुप्ता जी हैं। मैं सादर अनुरोध करता हूं उनसे कि वो अपनी बात रखें। डॉक्टर राजीव गुप्ता जी। राजीव गुप्ता सर को सादर प्रणाम। मैं अखिलेश सर, अपनी बात रखें आप। धन्यवाद। मैं बहुत तल्लीनता से अपने दोनों वक्ताओं को सुन रहा था और आशीष ने काफी विस्तार से बात रखी, संज्ञा जी ने अपनी काफी विस्तार से बात रखी। मेरी एक आंशिक असहमति है। मैं मतलब विचारों की जो गंभीरता है और जो विचारों की तारतम्यता है उसको तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आशीष, मुझे लगता है कि जो महिला एम्पावरमेंट, पबल तो मैंने कुछ सवाल पूछे थे, क्योंकि एम्पावरमेंट की जो कंसेप्ट है, दैट इज बेसिकली ए कंसेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम कैपिटलिस्टिक और रादर लेट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. Globalization has perpetuated this particular concept, and you have rightly pointed out that development has been replaced by empowerment. तो एक तो इसके पीछे का जो फ्रेम है ना, कि हम विकास की जगह सशक्तिकरण की बात करने लगे वैश्वीकरण के कारण, इसके पीछे की एक आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी पर चर्चा होनी चाहिए थी। और मैंने सवाल ये किया था कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो क्या उस कंटेक्स्ट में सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता का जो कंसेप्ट आता है वो कहीं लॉजिकल है क्या? इज इट रिप्लेसिंग इंटरडिपेंडेंसी?
Is it replacing subsistence economy, or is it a slogan by which you try to construct a society in context of that realm where everything is owned by us, it is not shared by others, or if it is shared, then it is entirely depend upon unequal distribution of the resources. So a particular kind of nationalism has been generated by using the term self-reliance. एक ये जो आइडियोलॉजिकल डिबेट है वो तो एक होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहना था कि अगर स्टेट का पैट्रियार्कल कैरेक्टर है जो लिखा है कि जिस तरह से तरीके ऑब्जर्वेशन हैं, लब जिहाद के कानून बन रहे हैं, उन सब कंटेक्स्ट को देखते हुए आपको लगता है क्या कि जब तक हम राज्य के या स्टेट के जो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोई क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे और कास्ट, रिलीजन, जॉइंट फैमिली, पैट्रियार्की, इन चार का ये जो एक नेक्सस है, इस नेक्सस के ऊपर जब तक हमारा एकेडमिक, रैशनल, लॉजिकल और सेक्युलर अटैक नहीं होगा, हम केवल वीमेन एम्पावरमेंट को एक सॉल्यूशन के रूप में या चीजों को फैशन्ड आर्गुमेंट के रूप में प्लेस करने की कोशिश कर पाएंगे। प्रोबेबली रियलिटीज में कुछ नहीं होगा। अभी जो शुक्ला जी बता रहे थे, जो क्राइम रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो का जो पूरा का पूरा आंकड़ा है, ये हमारे सामने बहुत सही है। और अभी 2 साल पहले की रिपोर्ट जिसमें कि ये कहा गया कि भारत महिला सुरक्षा की दृष्टि से सबसे खतरनाक देश है, अगर हम इन आर्गुमेंट्स को ले लेते हैं तो आपको लगता है क्या कि महिला एम्पावरमेंट की दिशा में राज्य निर्देशित जो एक ईमानदारी के प्रयास होने चाहिए थे और जो इनफॉर्मल पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर एजुकेशन के जो अटैक होने चाहिए थे, हम उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं और हम उन चीजों को रिवाइव कर रहे हैं जो शायद महिलाओं के शोषण के लिए इंस्टीट्यूशनल तरीके से जिम्मेदार कही जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन पर कि समाज वैज्ञानिकों को और हम जैसे समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को खुल करके चर्चा करनी चाहिए, बिना किसी डर के कि हमारे लिए स्टेट क्या कह रही है और हमारे लिए सोसाइटी क्या कह रही है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेट और इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी, प्रोबेबली दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस द इश्यूज रिलेटिंग टू women's development or rather women's operation, because if operation is there, then to discuss empowerment process will be exercise. I think these questions are sufficient. Yeah. So I think thank you, sir, for your lovely comments, and as expected that we have to learn a lot, and आपका जो डायलॉग है अपने आप में एक शॉर्ट क्लिपिंग है लेक्चर का, एंड आई थिंक दैट प्रोवोक्स अस टू से फर्दर। सर, समवेयर आई थिंक यू आर राइट दैट हम लोग जो बात कर रहे हैं, आई थिंक टॉपिक इज नॉट गिवन बाय मी, इट्स गिवन बाय द organizers. So I think talking about self-reliant in all senses is not practically correct, especially when we try to speak about the super global era. But parallelly, हमें लगता है सर कि we can speak about the issue of gelocalization, जहाँ पर assertion की बात आ रही है, community identity की बात आ रही है. So I think somewhere that parallel things are happening. कि self-reliance का एक मोटो जो है वो दिखाई देता है कि where the nation specific, community specific things can be put at the surface and challenging the hegemony of the world order. So that way, I think we can speak about the self-reliance. So it can be seen as a one signal in that direction. Regarding this issue of putting women in terms of empowerment and trying to see it beyond caste, kinship, and all that. So somewhere I think we have to rethink in reconstructing sociology. Like I think Yes. many people have really spoken about that. We speak about men at work, or we speak about chairperson, a chairman. So women are missing for that sake in many understanding. So why we say men at work? So perception goes that only man is working and female are not working. So somewhere I think every home women is at work, but that has not been reflected or surfaced in that sense. So I think these things are to be corrected in an academic discourse.
And I think somewhere I would appreciate Judith Butler's contribution. Yes. Judith Butler, who was trying to speak about trying to see the issue of gender beyond male and female. And she rightly spoke about that any man can have women, means every man has a woman and every woman has a man. I think that appears to be empowered in many instances. Like I think they're purchasing a big thing, maybe a house or a property or something. So alone, I think I can't take that decision. Sometimes I have to rely on my wife. I would say that, okay, should we go ahead and all that? So somewhere I think I as a male also have to depend upon the women. Same is the vice versa with the women also. So I think practically speaking, things are changing, and definitely female counter are coming into the surface, and हम लोग उनके judicious जो suggestions हैं उनको लेते हैं. Let it be a collective wisdom that Yes. prevails, but it depends But upon the family. but one thing is there, Yes, sir. democratization of family, democratization in family is Yes, missing sir. in Indian society. Definitely, sir. That is sure. And Like I un- think, unless sir, it is there, yeah, but I think, for, sir, for democratization of family, we must attack on oppressive character of caste, religion, and the patriarchal nature of the state. That's why I raised this point, because any issue relating to violence and oppression against women is systemic generated. It is systemic generated. Simendo Bua rightly pointed out that woman is not born, she is constructed. Similarly, violence and oppression against women is also constructed by the system, because system finds benefit in it. धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता. हम सब सौभाग्यशाली हैं आपको अपने बीच पाकर. नहीं सर, आप नहीं, हम सब सौभाग्यशाली हैं. मैं तो अपने दोस्तों से मिलना चाह रहा था जब मुझे आपका महेश जी का नाम पता लगा और मेरे को ये मैसेज मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को भी आपके बीच में आपका अनुभव और आपका आशीर्वाद हम सब युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है. और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हम इस दिशा पे अटैक नहीं करेंगे तब तक सही दिशा में सशक्तिकरण हो पाना कठिन है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं अन्य और वक्ताओं को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें. नमस्कार, मैं अरुणा पाठक आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ. और नारी सशक्तिकरण आज की जो वो है, टीआरएस कॉलेज में हमेशा से ही अग्रणी महाविद्यालय है और वहाँ पर ऐसे सेमिनार आयोजित होते रहे और मैं वहाँ पे हमेशा गई भी हूँ. और आज ऐसा मौका मिला है कि हम जहाँ भी हैं वहाँ से रहकर इससे जुड़ सकें, इससे अच्छी कोई बात नहीं है. और यहाँ पे सभी विद्वान लोग और विदुषी लोग जुड़े हुए हैं. मैं सभी का वर्णन करते हुए, और मैं सोचती हूँ कि अपनी बात, आजकल मैं कविताएं ज्यादा लिख रही हूँ, तो सोचती हूँ कि कुछ बात अपनी कविताओं से भी कह दूं, क्योंकि नारी के लिए तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है. जैसे हमने कहा कि नारी अब तू कमनी नहीं, नारी अब तू कमनी नहीं, अब तू केवल सोपीस नहीं, बन गई है सबला, अब नहीं रही अबला, बन गई है सबला, अब नहीं रही अबला. धरती से लेकर गगन तक अपना अस्तित्व दिखाया है, धरती से लेकर गगन तक अपना अस्तित्व दिखाया है. सेना हो या सुप्रीम कोर्ट, सब में अपना हौसला दिखाया है. सेना हो या सुप्रीम कोर्ट, सब में अपना हौसला दिखाया है. आज ऐसा कोई मुकाम नहीं जहां अपना जलवा ना दिखाया है. बड़े बड़े कामों को भी तुमने सहज करके दिखाया है, बड़े बड़े कामों को भी तुमने सहज करके दिखाया है. घर में जिम्मेदारी निभाई है, हर काम में अपनी वफादारी दिखाई है, हर जगह हर काम में अपना अस्तित्व बनाया है. हे नारी, आज तूने अपना अस्तित्व खुद बनाया है, आज तूने अपना अस्तित्व खुद बनाया है. नारी है वह अनलिखा प्रश्न, नारी है वह अनलिखा प्रश्न, नारी है वह कोरा कागज जिसे लिखना चाहता है हर व्यक्ति अपनी अपनी पसंद के अनुरूप. लिखना चाहता है हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुरूप. जिसे लोग लिखना चाहते हैं
अपने गढ़े हुए अक्षरों से उसको देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपने गढ़े हुए अक्षरों से उसे देखना चाहते हैं। कोई उसे देखना चाहता है तराशी हुई मूरत की तरह, कोई उसे देखना चाहता है तराशी हुई मूरत की तरह, जो दिखे उसके विचारों के अनुरूप, जो दिखे उसके विचारों के अनुरूप, वह तस्वीर सी जो वही बोले जो वो चाहे, वही बोले जो चाहे, और सुने और देखे जो वह चाहता है, सुने और देखे वो जो वह चाहता है। कोई देखना चाहता है उसे उस किताब की तरह, कोई देखना चाहता है उसे उस किताब की तरह जो उसके मन को भाए, चाहे वह हो मनोरंजन की किताब हो या कोई रोमांटिक उपन्यास हो या बहुत कोई बढ़िया अरुणा जी, बहुत ही बढ़िया आपकी कविता, और आपने महिला सशक्तिकरण में अपनी बात को कहा, और बिल्कुल सही है। डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर संज्ञा जी और सक्सेना जी की जब तक हम विकास की दृष्टि से, विधिक दृष्टि से, खत्म करें उसमें, मानव अधिकार और व्यवहार की दृष्टि से, और जब तक व्यवहारिक परिवर्तन की दृष्टि से बात नहीं सोचेंगे, तब तक इस दिशा में सफल हो पाना कठिन है। मैं अन्य और वक्ताओं को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। अन्य और जो अपनी सहभागिता दर्ज करना चाह रहे हो। वेरी गुड आफ्टरनून सर। धन्यवाद। अपना परिचय बता दें। सर मैं वासुदेव सिंह जादव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया से। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, जादव साहब किस कॉलेज में हैं आप? जी सर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया। दतिया। धन्यवाद जादव साहब, बात करें। सर पहले तो बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए पूरी आयोजन टीम, आपको और शुक्ला जी, और साथ ही हमारे जो प्रबुद्ध वक्ता हैं, शादबाद, शुभकामनाएं। मैं 2-3 बातें रख रहा हूं आपके सामने। पहला तो ये कि जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या वास्तव में महिला सशक्तिकरण की कोई सीमा है? क्या हमारे परिवार में सभी लोग समानता से वैसे ही निर्णय लेते हैं, पापा जी, दादाजी, बहन, भाई, पत्नी? तो सशक्तिकरण का किस प्रकार निर्धारण किया जाए? सशक्तिकरण के जो वास्तविक मुद्दे हैं, एक जीवन साथी को चुनने में, एक जीवन साथी के न होने पर महिला को सरवाइव करने में, और जो संपत्ति में अधिकार मिला हुआ है महिलाओं को, हम अपने आसपास ऐसी कितनी महिला या परिवारों को जानते हैं जहां पर महिला ने संपत्ति में अधिकार लिया हो और उसको वैसा ही मान सम्मान दिया गया हो जैसा दिया जाना चाहिए, जैसा हमारा संविधान कहता है? क्या वास्तव में महिलाएं उतनी कमजोर हैं जितने आंकड़े में दिखाते हैं? हम अपने आसपास देखते हैं। सर मैं सक्सेना जी से चाहूंगा, बहुत अच्छे से उन्होंने बात रखी, थोड़ा सा मुझे बताएं कि वास्तविक स्थिति किताबी वाली है कि जो हम अपने आसपास सशक्त महिला को देखते हैं वो है? क्योंकि आंकड़े तो कपाने वाले होते हैं सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद वासुदेव जी। और हेलो हाँ सर। धन्यवाद वासुदेव जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि महिला सशक्तिकरण की सीमा और किस प्रकार इसका निर्धारण किया जाए। आंकड़े जो हैं वो तो हमें चिंतित करते हैं और हमें चिंता में होना भी चाहिए। देखिए, अभी जो पिछली बात हुई उन पे अभी तक जहां हम लोग जिस निष्कर्ष पे अभी तक हम लोग पहुंचे हैं कि जब तक हम अपने स्वयं से, चाहे वो पिता की हैसियत, चाहे भाई की हैसियत, चाहे पति की हैसियत या दादा की हैसियत, जिस भी हैसियत से हम पुरुष हैं, जब तक हम अपने खुद की सोच में और खुद के व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेंगे और विचारों में, चाहे वो किसी भी संबंध में, किसी भी दृष्टिकोण में महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करें, तो फिर ये कानून और अधिनियम ये उतने प्रभावी नहीं होंगे और वो परिणाम हमारे सामने नहीं आएंगे जो परिणाम हमारे सामने आना चाहिए। ये और बात है, ये आंधियां हमारे बस में नहीं है, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। स्वयं शुरुआत करें,
परिणाम अच्छे मिलेंगे। मैं अन्य वक्ताओं को और सादर आमंत्रित करता हूँ। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। जी मैं डॉक्टर शिवानी राय, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय हटा, जिला दमोह में पदस्थ हूँ सर। बहुत बढ़िया। जी थैंक यू सर। सबसे सर्वप्रथम तो आप सभी को तो बहुत बहुत बधाई बहुत अच्छे व्याख्यान के लिए। मैं कहना चाहती हूँ सर 2 लाइन महिलाओं के संबंध में कि सर आज की जो अधिकांश महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, चाहे वो अपनी कुशलता, योग्यता या क्षमता के द्वारा कामकाजी बनी हो या अपनी आर्थिक परिस्थितियां खराब होने के कारण कामकाजी बनी हो, लेकिन सर कहीं ना कहीं कामकाजी महिलाएं होने के कारण उनके पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है और ये प्रभाव नकारात्मक रूप में, अधिकांश रूप में पड़ा है। तो सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही हमारे एक अच्छे देश का निर्माण होता है। दब गया है। तो क्या सर ये जो हमारी महिलाओं की जो बात हो रही है, तो एक हम सुख की जब एक बात करते हैं, एक आनंद की बात करते हैं, तो एक कामकाजी महिला भी सर सुखी है, कुछ कामकाजी महिलाएं सुखी नहीं भी हैं, और वही जो हमारी गृहस्थ जीवन की जो महिलाएं हैं, जो अपन हाउस वाइफ कहते हैं, वो भी सर सुखी हैं अपनी, यदि वो सुख की परिभाषा की बात करती हैं, तो कुछ सुख की उसमें सुखी नहीं भी हैं। तो सर क्या जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, यदि महिला सशक्त हो भी गई हैं या कुछ नहीं